ये जरूरी नहीं है कि हर बैंक में जब वैकेंसी आएगी तो उसमें ये सारी ब्रांचेज हर बार एलिजिबल होंगी। सबसे पहले बात करते हैं इनके वर्क प्रोफाइल के, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर के वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं। इसके बाद उनके प्रमोशन की बात भी करेंगे जिसमें पीओ का भी इंक्लूड हो जाता है। अब यहाँ तक तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पर यहाँ की कोई गारंटी नहीं है। कोई भी बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है, पढ़ा हो, लिखा हो, गोबर हो, गणेश हो, कुछ नहीं आता हो, कुछ नहीं जाता हो, उसके पास पैसे हों, बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो उसमें, या फिर गवर्नमेंट में अप्रोच हो, गवर्नमेंट ने बना दिया जाओ बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन के बैठो, बहुत दिन तक आपने पार्टी की सेवा किया है, अब पार्टी आपको कुछ दे रही है। इसके बाद की जो पोस्ट होती है चेयरमैन की, ये तो प्योर पॉलिटिकल पोस्ट होती है। आप अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे, अपने टैलेंट के बेसिस पे ये बन ही नहीं सकते जब तक आपका पॉलिटिकल लिंकेज नहीं हो। डियर व्यूअर, मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम दो चीज डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज तो ये है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर का काम क्या होता है, बैंक में जाके वो करता क्या है। काफी सारे लोग ये पूछ रहे हैं क्योंकि रिसेंटली जो इंडियन बैंक है वहां पे वैकेंसी आई है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर की। हालांकि और भी बैंक्स में आती है, पीएसयूज में भी आती है, प्राइवेट बैंक्स में भी आती है। इससे पहले ये काम थर्ड पार्टी के थ्रू होता था, बट रिसेंट कुछ टाइम से ये पोस्ट आ रही है। मतलब बैंक सोच रहे हैं कि हमारा अपना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो ऑफिसर होता है वो होना चाहिए। बेसिकली इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो टेक्निकल डिग्री चाहिए होती है, बीटेक होना चाहिए कोर स्ट्रीम में। क्या क्वालिफिकेशन है मैं आगे आपको दिखा दूंगा। जनरली मैक्सिमम जो पीएसयूज बैंक है उनमें वही क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। इसके अलावा हम इनके प्रमोशन की बात करेंगे। प्रमोशन में पीओ का प्रमोशन भी डिस्कस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सिमिलर प्रमोशन होता है, स्केल वाइज प्रमोशन होता है यहाँ पे। दोनों में थोड़ा बहुत जो डिफरेंसेस होते हैं कि जैसे मिनिमम जो एक्सपीरियंस चाहिए वो कौन से एरिया का चाहिए, क्या एग्जाम्पशन होता है, जो टेक्निकल से लोग आते हैं या फिर जो स्पेशलाइज फील्ड से लोग आते हैं उनको क्या एडवांटेज मिलता है प्रमोशन में, वो सारी बातें हम करेंगे। तो इन शॉर्ट जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर है वो, और जो पीओ की पोस्ट होती है जनरली सारे बैंक में आती है जनरल ग्रेजुएट के लिए, उसका प्रमोशन कैसे होता है, कितने टाइम में होता है, ऑफिशियल टाइम क्या मेंशन होता है, प्रैक्टिकल में कितना टाइम लगता है प्रमोशन लेने में, एग्जाम बेस्ड प्रमोशन कहाँ तक होता है, फिर इसके बाद एक्सपीरियंस बेस्ड प्रमोशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन आज क्यों कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंडियन बैंक में अभी वैकेंसी आई हुई है। टोटल कितना वैकेंसी है, 150 वैकेंसी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर का। स्केल 1 पे इनको रखा जाता है एज ए असिस्टेंट मैनेजर। आप सभी को पता है कि जो पीओ वाली वैकेंसी होती है 2 साल बाद ये असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की पोस्ट होती है, पीओ भी स्केल 1 की पोस्ट होती है, बस 2 साल बाद उनको असिस्टेंट मैनेजर बनाया जाता है। आप ये मान के चलो कि 2 साल वो ट्रेनिंग में होते हैं। आपको डायरेक्टली असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलेगी, तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि असिस्टेंट मैनेजर के बाद कैसे प्रमोशन होता है। यहाँ पे वैकेंसी आपको नजर आ रही होगी। वैकेंसी 60 जनरल की है, ईडब्ल्यूएस की 15, ओबीसी की 40, एससी की 22 और एसटी की 13 है। टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे 150 है। और आगे कुछ जो हॉरिजॉन्टल कोटा होता है हैंडीकैप के लिए वो भी है, पर वो इसी में होता है। टोटल वैकेंसी कितनी है, 150 ही है, वो हॉरिजॉन्टल कोटा में आता है। ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है, बेसिकली आप ग्रेजुएट हो, मतलब बीई या बीटेक किया हुआ है आपने। जो कोर ब्रांचेज होती हैं जनरली, अब कोर ब्रांचेज का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों है वो मैं आगे आपको बताऊंगा जब इनका फंक्शन डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, केमिकल है, टेक्सटाइल है, प्रोडक्शन है, सिविल है। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बैंक में जब वैकेंसी आएगी तो उसमें ये सारी ब्रांचेज हर बार एलिजिबल होंगी। हो सकता है ना कि उस बैंक में मैकेनिकल वाले हों ऑलरेडी, मैकेनिकल के फील्ड वाले, इलेक्ट्रिकल वाले हों ऑलरेडी, तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने केवल टेक्सटाइल को अलाउ किया है, केमिकल को अलाउ किया, या कभी केवल मैकेनिकल को अलाउ किया, तो ये पॉसिबल है बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे जो वैकेंसी आई उसमें ये सारी ब्रांचेज एलिजिबल हैं। जनरली कोर ब्रांचेज होती हैं, आपको आगे समझ में आएगा कि कोर ब्रांचेज ही क्यों होती हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके वर्क प्रोफाइल के, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर के वर्क प्रोफाइल की बात करते हैं। इसके बाद उनके प्रमोशन की बात भी करेंगे जिसमें पीओ का भी इंक्लूड हो जाता है। तो जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर होता है ना, जैसा कि नाम है वैसा ही इसका कुछ काम भी होता है। अब काम कैसे डिवाइड है वो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। पहला काम मैंने अपने मर्जी से लिखा है, या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आपको नहीं मिलेगा कहीं पे। ठीक है। पहला काम होता है, सपोज कर लीजिए, प्रोजेक्ट वायबिलिटी का। अब प्रोजेक्ट वायबिलिटी कहां पे इनको देखना होता है, सपोज करिए कि आपने एक स्टार्टअप किया, स्टार्टअप के लिए आपको बैंक से लोन चाहिए, लोन लेने के लिए आप बैंक पहुंचे। अब बैंक में जो लोन देने वाला है जरूरी तो नहीं कि उसको आपके स्टार्टअप की टेक्निकलिटी पता है, तो वो उसको कैसे पता कि आप ये स्टार्टअप कर रहे हो, आपका ये फ्यूचर प्लान है तो ये प्रॉफिट में रहेगा ही रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका प्लान ही खराब हो,
या फिर कहीं ऐसा ना हो कि आप जो प्लान बैंक को बता रहे हो वो प्लान एग्जीक्यूट ना करो टेक्निकलिटी में। आपने बैंक को बताया कि मैं ऑटोमेटिक मशीन मंगाऊंगा और आपको बैंक ने लोन दे दिया और आप सेमी ऑटोमेटिक मंगा रहे हो या फिर मैनुअल मंगा रहे हो, जिससे आपका प्रॉफिट कम होगा या फिर नहीं होगा और उससे बैंक को अल्टीमेटली लॉस होगा, क्योंकि बैंक आपको लोन दे रहा है बिजनेस चलाने के लिए। तो जो कोटेशन आप बैंक को देते हो, जो प्लान आप बैंक को बताते हो कि हम ये चीज़ करने वाले हैं। अब जनरली जो लोन लेने जाते हैं वो या तो मैकेनिकल फील्ड के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे या केमिकल के कर रहे होंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स के कर रहे होंगे। जनरली इंजीनियरिंग फील्ड की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं या स्टार्टअप्स होते हैं, उनकी वायबिलिटी चेक करना इनका काम होता है कि कोई लोन के लिए गया है तो उसकी टेक्निकलिटी क्या है, टेक्निकली वो वाइबल है कि नहीं प्रोजेक्ट, या फिर वहां से प्रॉफिट आएगा कि नहीं, बैंक का वो ईएमआई दे पाएगा कि नहीं। तो ये सारी चीजें चेक करना काम होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर का, क्योंकि आप टेक्निकल से होते हो तो आपको टेक्निकल नॉलेज होता है। जो जनरल लोन देने वाला व्यक्ति है उसको नॉलेज नहीं रहेगा, तो वो आपका हेल्प लेते हैं रिव्यू करने में कि ये आदमी का ये प्रोजेक्ट है, ये स्टार्टअप है, ये मशीनरी ये परचेज करना चाहता है, क्या हमको इसको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मैंने एक स्टार्टअप का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। अब मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, चल रही है ऑलरेडी, और उसको चाहे एक्सपेंड करना हो या इंडस्ट्री को लॉस हो गया है, उसको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए या कुछ भी ऐसा रीजन आया है, या फिर उसको इंडस्ट्री को अपग्रेड करना है, नई मशीनरी लाने हैं, नए लोग हायर करने हैं, किसी भी पर्पज के लिए उसको पैसे चाहिए और वो बैंक के पास गए हैं, इंडस्ट्री ऑलरेडी रन हो रही है, तो भी आपकी जरूरत पड़ती है। यहाँ पे आपको अगेन फिजिबिलिटी देखना होता है कि जो इंडस्ट्री है किस सेक्टर में एक्सपेंड करना चाहती थी, पहले किस सेक्टर में काम कर रही थी, क्या वो जो जिसमें एक्सपेंशन हो रहा है वो फिजिबल है या नहीं है, या फिर जो पुरानी इंडस्ट्री है उसको ऑटोमेट करने की कोशिश कर रही है तो जो मशीनरी लगा रही है वो फिजिबल है कि नहीं है, जो टेक्नोलॉजी यूज करना चाह रही है या जो टेक्नोलॉजी परचेज करना चाह रही है, जिस आदमी को हायर करना चाह रही है। मतलब हम अगर फंड देते हैं तो वो जिस भी सेक्टर में लगाएंगे अपने इंडस्ट्री के, क्या वो फिजिबल है कि नहीं है। तो स्पेशली उसका जो टेक्निकल कोर होता है ना, वो देखना आपका काम होता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पे कोर ब्रांचेज आती हैं, क्योंकि इंडस्ट्री कितने टाइप्स की हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री हो सकती है, मैकेनिकल की इंडस्ट्री हो सकती है, केमिकल की इंडस्ट्री हो सकती है, सिविल की इंडस्ट्री हो सकती है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो सकती है। यही सब कोर ब्रांचेज हैं जिनकी इंडस्ट्री होती हैं। तो इसीलिए इन्हीं सब कोर ब्रांचेज से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर हायर किया जाता है। तो इंडस्ट्री की फिजिबिलिटी देखना काम होता है आपकी। स्पेसिफिक बात करें तो जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है वो बताना आपका काम होता है। अब दूसरी बात तीसरा जो सेक्शन हो सकता है या डिपार्टमेंट हो सकता है या फील्ड हो सकती है, इन शॉर्ट जो भी आपको कहना है कह लीजिए, वो होती है रिवैल्यूएशन की। अब मान लीजिए इन दोनों में से किसी को बैंक ने लोन दे दिया, चाहे इंडस्ट्री को दे दिया, चाहे तो स्टार्टअप को दे दिया, स्टार्टअप कुछ दिन चला फिर फेल हो गया, या फिर इंडस्ट्री को लोन दिया वो चली फेल हो गई, या फिर शुरू में ही फेल हो गई, या कुछ भी हुआ। अब बैंक को वहां से ईएमआई नहीं आ रही है और बैंक को अब क्या करना है, वो चीजें अब बेचना है किसी और को या किसी और कंपनी को देना है, बैंक उसको एक्वायर कर रहा है। तो अब एक आदमी ऐसा तो होना चाहिए कि जब टेक्निकल चीज हम एक्वायर करने जा रहे हैं तो उसको नॉलेज तो हो कि इसकी जो रिवैल्यूएशन होगी, मतलब इसकी जो वैल्यू है अभी पे वो कितना है, जो मशीनें आई थी शुरू में कितने प्राइस की आई हैं, कितना टाइम वर्क कर चुकी हैं, अब उनका रीसेल प्राइस क्या होगा, जो बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है या मशीनरी का इंफ्रास्ट्रक्चर है या दूसरे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका रिवैल्यूएशन कितना होगा। तो इन शॉर्ट जो टेक्निकल इक्विपमेंट अवेलेबल हैं इंडस्ट्री के पास फेल होने के बाद उसका रिवैल्यूएशन कितना होगा, तो कितना वहां से वसूल हो सकता है बैंक का अगर कोई इंडस्ट्री फेल हो चुकी है तो, या कोई स्टार्टअप फेल हो चुका है तो टेक्निकल जो रिवैल्यूएशन होता है ना किसी इंडस्ट्री का, उसमें भी आपकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप टेक्निकल कोर फील्ड से होते हो तो आपको आइडिया होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, कोई कार है, कोई कार अभी शोरूम से खरीद के आ रही है, आपने लोन लेके खरीदा है और इसको 5 साल चला लिया। अब 5 साल में इसका रिवैल्यूएशन कितना होगा ये कौन करेगा, ये कि मैकेनिकल इंजीनियर ज़्यादा अच्छे से बता सकता है या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर बता सकता है। उसको पता है कि 5 साल में जो इंजन है वो कितना डिग्रेड हो जाता है, जो बाकी पार्ट्स हैं व्हीकल के वो कितना डिग्रेड हो जाते हैं, कितने साल उनकी और लाइफ बचती है। और उसमें मान लीजिए 2-3 बार एक्सीडेंट हो गया, इसका किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई अच्छी कंडीशन में है, तो एक्सीडेंट होने के बाद कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी लाइफ घट सकती है, या कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो डैमेज हो गए एक बार तो और कितना दिन चलेंगे। मतलब इन शॉर्ट जो है वो टेक्निकल वायबिलिटी वाली जो चीज़ होती है, टेक्निकल इवैल्यूएशन जो करना होता है, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर का काम होता है। इसके पहले भी ये काम करते थे बैंक,
पर पहले थर्ड पार्टी ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, आज भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होते हैं ऑडिटिंग में। जब कहीं पे किसी को प्रोजेक्ट के लिए पैसे देना होता है या इंडस्ट्री को देना होता है या कहीं पे रिवैल्यूएशन होता है तो उसमें थर्ड पार्टी आज भी इन्वॉल्व होते हैं। पर बैंक का भी आदमी होना चाहिए ताकि कहीं पे मिसकैलकुलेशन या जानबूझ के पैसे लेके कोई मिसकैलकुलेशन ना करे। अगर बैंक का आदमी रहेगा तो बैंक का उसके पास रिकॉर्ड है, बैंक का भरोसा है, बैंक का एम्प्लॉय हो, बैंक में जॉब करते हो, बैंक आपके ऊपर, अगर आप मिसकैलकुलेशन करते हो, अब जैसे मान लीजिए आप कहीं पे गए और जो इंडस्ट्री फेल हो रही है, जो स्टार्टअप कोई ले रहा है और स्टार्टअप वाला पहले से मन बना के जा रहा है कि मुझे तो पैसा लेना है बैंक से और इस काम के लिए पैसा लेना है, दूसरा काम करना है या पैसे लेके भागना है, और आपसे मिली भगत कर लिया कि हाँ ये प्रोजेक्ट वाइबल है, बढ़िया चलेगा, खूब कमा के बैंक को पैसा मिलेगा, दे दो। आपने मिली भगत करके ऐसे दे दिया तो बैंक क्या करेगा? आपका गला पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा? क्योंकि भाई आप बैंक में जॉब करते हो, सारा रिकॉर्ड है आपका बैंक के पास। मगर किसी थर्ड पार्टी से करें तो वो भाग भी सकते हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी की लायबिलिटी उतना नहीं होती जितना बैंक के एम्प्लॉय की होती है। तो इसलिए बैंक अब कोशिश कर रहे हैं, सारे बैंक जो PSUs है नियर अबाउट कोशिश कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर रखा जाए अपने बैंक में। और ये नाम थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है, मगर मोस्ट ऑफ द बैंक में यही होता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट ही होती है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो टेक्निकल BTech डिग्री चाहिए होता है कोर ब्रांचेज में, जैसे कि मैंने आपको कुछ बताया है वहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। तो होप्स हो कि एक आपके माइंड में बेसिक मैप बन गया होगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर का बेसिकली काम होता क्या है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इनका प्रमोशन कैसे होता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप नॉन टेक्निकल डिग्री से हो और आप PO पोस्ट के लिए अपीयर हो रहे हो तो PO को 2 साल लगते हैं असिस्टेंट मैनेजर बनने में। 2 साल में सारे लोगों को असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दिया जाता है। स्केल 1 की पोस्ट होती है असिस्टेंट मैनेजर, यहाँ पे M का मतलब है मैनेजर, ठीक है। तो एक असिस्टेंट मैनेजर को, या फिर आप ये कह लो स्केल 1 से स्केल 2 जाने में, मतलब आपको असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बनने में, अगर सीनियरिटी बेस की बात करें तो 5 ईयर लगता है ऑफिशियली। जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, जो भी डाटा मैं दूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो गजट है ना, जहां पे प्रमोशन के बारे में मिनिमम रिक्वायरमेंट मेंशन किया गया है, मैं उसके हिसाब से ये डाटा दे रहा हूं। प्रैक्टिकली आप ये बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे, तो ज़्यादा चांसेस यही होता है कि आप नहीं बनोगे, क्योंकि काफ़ी सारे एम्प्लॉय होते हैं, बहुत सारे लोग आपसे सीनियर पड़े हुए हैं, 7 साल से प्रमोशन नहीं हुए हैं, 10 साल से प्रमोशन नहीं हुए हैं। ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। किसी बैंक में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आप बन गए, किसी बैंक में आप घिस रहे हो, बन ही नहीं रहे हो, तो डिपेंड करता है बैंक पे भी। बट ये है कि 5 ईयर मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, 5 ईयर की सीनियरिटी चाहिए। आप स्केल 1 से स्केल 2 में जा रहे हो, मतलब असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बन रहे हो। 3 ईयर में आप मेरिट के बेसिस पे बन सकते हो, एग्जाम के बेसिस पे बन सकते हो। अब कुछ बैंक एग्जाम लेंगे, कुछ बैंक परफॉर्मेंस टेस्ट, जो भी उनकी अपनी इंटरनल क्राइटेरिया होगी मेरिट बेसिस पे प्रमोशन का, वो फॉलो करेंगे, ठीक है। तो जो भी अगर एग्जाम होता है तो एग्जाम देके आप 3 साल में ये असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर बन सकते हो। स्केल 1 से स्केल 2 में जा सकते हो। स्केल 1 से वहां पे जब आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की गजट देखोगे तो वहां पे असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर मेंशन नहीं होगा, वहां पे लिखा होगा स्केल 1 से स्केल 2 जाने में, स्केल 2 से स्केल 3 जाने में मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अब आप मैनेजर बन गए, स्केल 2 में चले गए। अब मुझे नहीं पता कि आपको कितना टाइम लगेगा, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, मैंने कहा भी। तो ये मिनिमम 5 ईयर मैक्सिमम 10 ईयर के आसपास हम मान के चलो, इतने में प्रमोशन हो ही जाएगा। खराब से खराब हालत रहेगी तो 10 साल में तो हो ही जाएगा, मतलब आप असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर तो बन ही जाओगे। एकदम खराब हालत रहेगी, कई सारे बैंक देख रहे हो मर्ज हो रहे हैं, PSU बैंक, तो ऐसी हालत में ये बातें होती है। नेक्स्ट है आपका स्केल 2 से स्केल 3 जाने में, मतलब सीनियर मैनेजर बनने में। इसमें भी सेम टाइम है और यहाँ पे भी मेरिट बेस्ड प्रमोशन हो सकता है आपका 3 साल में। 3 साल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है मैनेजर का, यहाँ पे जो मैं 3 ईयर कह रहा हूं ना, मतलब 3 ईयर आपको स्केल 2 का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ना कि स्केल 1 का। तो स्केल 2 का एक्सपीरियंस है आपका 3 ईयर का, तो आप एग्जाम देके मेरिट बेसिस पे चाहे जो भी बैंक प्रोसीजर लगाए उसके हिसाब से आप स्केल 3 में जा सकते हो, आप सीनियर मैनेजर बन सकते हो। अगेन सीनियरिटी चाहिए तो 5 ईयर आपको टाइम देना पड़ेगा। 5 ईयर एज अ मैनेजर आप रहोगे तो आप सीनियर मैनेजर बन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आप बनोगे चीफ मैनेजर, स्केल 4। अब यहां तक तो मेरिट बेस्ड प्रमोशन होता है, मतलब सीनियर मैनेजर तक आप मेरिट बेस्ड प्रमोशन ले सकते हो, एग्जाम देके जा सकते हो, इंटरव्यू देके जा सकते हो, जो भी उनका होता हो, परफॉर्मेंस बेस्ड जा सकते हो। यहां के बाद का जो प्रमोशन होता है वो प्योरली होता है सीनियरिटी बेस्ड। जो सीनियर रहेगा उसी का पहले प्रमोशन होगा। तो सीनियर मैनेजर बनने के बाद चीफ मैनेजर बनने के लिए आपको यहाँ पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 ईयर एज अ सीनियर मैनेजर, ठीक है।
तो आप चीफ मैनेजर बन जाओगे। मतलब मिनिमम हम कहें तो सीनियरिटी बेस 5, 5, 10, 3, 13, ठीक है, ये मिनिमम है, मगर 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है बनने में। और अगर हम मेरिट बेस प्रमोशन कहें तो 3, 3, 6 ईयर में आप ये बन जाओगे, और 3 ईयर और लेके 9 ईयर में आप ये बन सकते हो अगर आप मेरिट बेसिस पे जाते हो तब, ठीक है। इसके बाद स्केल 4 से स्केल 5 जाने में असिस्टेंट जनरल मैनेजर। अब ये जो जनरल मैनेजर वाली पोस्ट होती है ना, ये टॉप मैनेजमेंट वाली पोस्ट होती है, ठीक है। ये लोअर मैनेजमेंट होता है मैनेजर वाली पोस्ट, ये टॉप मैनेजमेंट में चले जाते हैं, ठीक है। तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनने के लिए भी आपके पास 3 ईयर का चीफ मैनेजर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप बन जाओगे असिस्टेंट जनरल मैनेजर। स्केल 4 से स्केल 5 में चले जाओगे। स्केल 5 से स्केल 6 में जाने के लिए डेप्यूटी जूनियर मैनेजर बनने के लिए भी आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। और ये सारी बातें मैं ऑफिशियली कर रहा हूं, अनऑफिशियली कितना भी टाइम हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि 3 ईयर हो गए आपको असिस्टेंट जनरल मैनेजर पे तो आपको डिप्टी मैनेजर बना ही दिया जाएगा, ऐसा कोई श्योर शॉर्ट रूल नहीं है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के गजट में, और इससे ज्यादा जनरली लगता है। किसी का प्रमोशन ऐसा नहीं होता है बिना पॉलिटिकल लिंकेज के या फिर बिना जुगाड़ के, ठीक है। अगर आप सिंपली बिना किसी लाग लपेट के जा रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ये 100% श्योर होता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 13 है तो ये 15, 16, 17, 18 जनरली लग जाता है, फिर ये 20, 22 लग जाएगा, यहाँ पे 25 लग जाएगा स्केल 5 में आपको आने में। हो सकता है इतने में आपकी उम्र हो गई तो रिटायर भी हो गए, काम खत्म भी हो गया आपका। हो सकता है इससे पहले ही रिटायर हो गया, प्रमोशन नहीं हुआ, काम खत्म हो गया, सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी बट पोस्ट आपको नहीं मिलती है, ठीक है। फिर यहाँ से स्केल 5 से स्केल 6 आप आ गए, डिप्टी मैनेजर बन गए। यहाँ पे भी 3 ईयर ही चाहिए होता है। 3 ईयर डिप्टी जनरल मैनेजर की अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप जनरल मैनेजर बन सकते हो। जनरल मैनेजर स्केल 7 की पोस्ट होती है। इसके बाद जो स्केल वाला फंडा होता है वो कोलैप्स हो जाता है। कोई कहता है कि ये स्केल 8 की पोस्ट है, बट जनरली अगर आप ऑफिशियल गजट देखोगे तो उसमें इसके लिए कोई स्केल मेंशन नहीं है। तो आप यहां से जो चीफ ऑफिसर होता है ये बन जाओगे, पर कब बनोगे ये कुछ पता नहीं। यहां पे टोटली अब चलती है बार्गेनिंग कि भैया कितना एक्सपीरियंस है, अच्छा बैंक में काम किए तो बैंक को क्या क्या दिया आपने। और ये जो चीफ ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट आप कुछ ऐसा समझ लो कि हर बैंक में ना कुछ टाइम बाद एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, जैसे कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट संभालेंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि फाइनेंस डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, कंप्लायंस डिपार्टमेंट है, या फिर कंट्रोल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन का डिपार्टमेंट है, या फिर ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट है, फिर या ट्रेजरी का डिपार्टमेंट है। ऐसे बैंक अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाद में डिपार्टमेंट बना लेता है और उस पूरे डिपार्टमेंट को आप देखते हो। जनरल मैनेजर तक की जो पोस्ट होती है ना, बैंक में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी चीज आप देखते हो, मगर इसके बाद ये पोस्ट एकदम से स्पेसिफिक हो जाती है। एक्सपीरियंस बेस पे आपको देखा जाता है कि किसमें आपकी काबिलियत है, उसके हिसाब से आपको डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। सपोज टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट आपको मिल गया तो आप केवल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट देखोगे। ह्यूमन रिसोर्स में आप सारा ह्यूमन रिसोर्स का काम देखोगे। इकोनॉमिस्ट में आप सारा इकोनॉमी से रिलेटेड या कंप्लायंस से रिलेटेड जो काम होते हैं वो आप देखोगे। ऑडिट दे दिया आपको तो ऑडिट में जो केवल ऑडिटिंग वाला काम है आप वो देखोगे, मतलब बैंक के ब्रांचेज का ऑडिट करना, उसकी रिपोर्ट देखना, ये सारा काम आपका होता है। तो वो डिपार्टमेंटल हो जाता है इसके बाद। और इसके लिए कोई एक्सपीरियंस, कोई स्किल एज सच डिफाइंड नहीं है। कौन बनेगा वो डिपेंड करता है आपके मेरिट के ऊपर, और ये पढ़े लिखे लोग ही यहाँ पे जाते हैं। इसके बाद एक और पोस्ट होती है जहां तक पढ़े लिखे लोग पहुंच सकते हैं, वो होता है एमडी एंड सीईओ। किसी भी बैंक का एमडी एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, और ये बंदा भी पढ़ा लिखा एक्सपीरियंस होल्डर जो खूब बैंक के लिए अच्छा काम किया हो, जिसको फाइनेंस में बहुत एक्सपर्टीज हासिल हो, वो बंदा बन सकता है। जनरली फाइनेंस वाले ही आते हैं क्योंकि बैंक का काम ही होता है फाइनेंस वाला। अब आप सोचोगे कि क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर है वो सीईओ या एमडी बन सकता है, तो इसके चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी अगर हम देखें तो बैंक का मेन काम क्या है, फाइनेंस है, और आप क्या देख रहे हो, उसका टेक्निकल काम देख रहे हो जो बेसिकली इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो अगर आप बन गए तो फिर आप बाकी लोगों को कैसे, बाकी लोगों की जो रिपोर्ट आएगी उसको आप कैसे समझोगे। एक नुकसान है मेरे हिसाब से, मैं मेरा परसेप्शन बना रहा हूं। अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो बन भी सकते हो, ऐसा कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है। पर एक फायदा भी है। फायदा ये है कि जो ये एक्सपीरियंस में 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर जो भी बता रहा हूं ना, इस एक्सपीरियंस में अगर जनरल ग्रेजुएट जाता है तो कुछ टर्म्स कंडीशन है कि आप रूरल एरिया में इतने टाइम सर्व किए हो, आप इस एरिया में इतने टाइम सर्व किए हो, आप इस पर्टिकुलर पोस्ट पे इतने टाइम सर्व किए हो।
तो इस टाइप की क्राइटेरिया लगा के रखा है गवर्नमेंट ने, जिसको जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच वाले होते हैं उसको उन सारे पोस्ट से एग्जम्प्ट किया गया होता है। मतलब आपको वो सारे क्राइटेरिया नहीं चाहिए होता है, सिंपल एक्सपीरियंस चाहिए आपको उतने का। दूसरा फायदा क्या है, चूंकि बैंकों ने बहुत टाइम नहीं हुआ ये सारी पोस्ट स्टार्ट करना है और इस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट स्टार्ट करना, तो जो ऊपर वाली पोस्ट है ना पर्टिकुलर इस स्ट्रीम की, वो खाली पड़ी हुई है, या फिर ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट आए हुए हैं, जो प्राइवेट कंपनी के एक्सपीरियंस के थ्रू आए हुए हैं या थर्ड पार्टी एक्सपीरियंस के थ्रू आए हुए हैं। तो जो नीचे से हायरार्की का डेवलपमेंट है ना, इसमें आपका प्रमोशन ज्यादा होगा। जैसे ही टाइम हो गया, हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए और जो जनरल ग्रेजुएट आ रहे हैं उनका ना हो सकता है कि असिस्टेंट मैनेजर से जैसे ही 5 साल हुए आप मैनेजर बन जाओ। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि पीओ वाला ना बन पाए। आप जैसे ही 5 साल हुआ आप सीनियर मैनेजर बन जाओ, बट हो सकता है पीओ वाला ना बने, क्योंकि वो जनरल ग्रेजुएट हैं, उनके यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग उनसे सीनियर पढ़े हुए हैं जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है, तो उनका कैसे होगा। पर चूंकि आप स्पेसिफिक एक फील्ड से आ रहे हो, तो आपके सीनियरिटी में थोड़ी कमी है लोगों की। मतलब आपका जो टॉप मैनेजमेंट है वो अभी भी खाली है या कम लोग हैं, जितनी रिक्वायर्ड है उतने नहीं है, तो आपका प्रमोशन जल्दी जल्दी हो सकता है या टाइम बेसिस पे हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 फायदे होते हैं, पर बहुत ज्यादा ऊपर आप शायद नहीं, यहां तक तो आप आ सकते हो, बट उसके बाद यहां जाने के लिए ना थोड़ा वाइड एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि आपको हर फील्ड का एक्सपीरियंस मिले, जो कि आपके पास नहीं होता है। आपको एक फील्ड में रखा जाता है और आप स्पेशलाइज्ड हो, शुरू से ही लास्ट तक आप स्पेशलाइज्ड ही रहते हो। तो चीफ ऑफिसर तक तो आप आसानी से पहुंच सकते हो, पहुंच जाओ अगर अच्छा काम करो तो, बट एमडी बनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और एमडी के बाद जो पोस्ट आती है वो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, जिसको एमडी साहब रिपोर्ट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चीजों को देखते हैं। अब यहां तक तो पढ़े लिखे लोग होते हैं, पर यहां की कोई गारंटी नहीं है। कोई भी बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकता है, पढ़ा हो, लिखा हो, गोबर हो, गणेश हो, कुछ नहीं आता हो, कुछ नहीं जाता हो, उसके पास पैसे हो, बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग हो उसमें, या फिर गवर्नमेंट में अप्रोच हो, गवर्नमेंट ने बना दिया जाओ बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन के बैठो, बहुत दिन तक आपने पार्टी की सेवा किया है, अब पार्टी आपको कुछ दे रही है। जैसे आप देखते हो जो प्रवक्ता वक्ता होते हैं ना पार्टी को, अक्सर उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई किसी को कहते हैं ना कि काली अक्षर भैंस बराबर, किसी को बैंकिंग का जीरो नॉलेज नहीं है, वो पता नहीं कुछ और कर रहा था और उसको बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया। किसी को तेल कंपनी का बना दिया, उसको यही नहीं पता कि ऑयल कितने टाइप्स के होते हैं, बट बन जाते हैं लोग। ठीक है, इसके बाद की जो पोस्ट होती है चेयरमैन की, ये तो प्योर पॉलिटिकल पोस्ट होती है। आप अपने इंटेलिजेंस के बेसिस पे, अपने टैलेंट के बेसिस पे ये बन ही नहीं सकते जब तक आपका पॉलिटिकल लिंकेज नहीं हो। कोई भी आदमी हो, किसी भी ब्रांच में हो, किसी की भी सरकार हो, ये जो पोस्ट होती है ना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं, इन्हीं में से किसी एक को चुन लिया जाता है। तो बिना पॉलिटिकल आदमी तो बन ही नहीं सकता। तो ये ओवरऑल हायरार्की है। और मैं बता देता हूं कि आप यहां भी, मैंने जैसे कहा कि आप यहां भी नहीं पहुंच सकते हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाले पीओ वाले पहुंच सकते हैं। ठीक है, पर कौन पहुंचेगा भाई, एक ही आदमी तो होता है ना, तो पीओ वाले को भी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप जितने सारे पीओज हैं उनमें से एक कोई पहुंचेगा। ठीक है, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बन के सीईओ नहीं बन सकते हो। देखो मैंने पहले ही कहा, लीगल ऐसा कुछ नहीं है, बन सकते हो बट जनरली बनोगे नहीं। ठीक है, जो उनकी क्राइटेरिया है। और ऊपर हायरार्की में सारे नॉन टेक्निकल वाले भरे हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि एक टेक्निकल वाला आके उनके ऊपर रूल करे। वो तो यही चाहेंगे ना कि अपना बंदा हो जो अपने स्ट्रीम से आया हो। तो वहां पे ग्रुपिज्म चलता है, ऐसा नहीं है, वहां पे भी इंटरनल पॉलिटिक्स चलती है, तो इस वजह से चांसेस कम होते हैं। तो होप्स हो कि आपको पूरी हायरार्की समझ में आ गई होगी, एक पीओ से आगे बढ़ने का और एक असिस्टेंट मैनेजर से आगे बढ़ने का, और असिस्टेंट मैनेजर एज ए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर अब जाते हो तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे भी आप मुझे लिख सकते हो जैसे कि स्टार्टिंग में दिखाया था। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।